हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिसीमा अधिनियम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम इसका भाग 4। भाग 4 क्या कहता है? कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन, यानी एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पजेशन, जो कि है सेक्शन 25 to 27। जो पहली जो धाराएं हैं 25 और 26, वो तो बात करती हैं चिरभोग अधिकार के द्वारा सुखाधिकार के अर्जन का, और जो धारा 27 है वो जो ये परिसीमा अधिनियम है उसकी जो जनरल रूल है कालावधि उपचार को बाधित करती है, न कि अधिकार को। इसका एक अपवाद है, इसका एकमात्र अपवाद है धारा 27। ये जो धारा 25 है सुखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन, ये इसकी रिलेवेंसी है धारा 15 और 16 सुखाचार अधिनियम से। और इसकी एक रिलेवेंसी और है इसी अधिनियम के यानी परिसीमा अधिनियम की धारा 29 का जो क्लोज 4 है। देखिए इसका क्लोज 4 क्या कहता है, मतलब कि जहाँ कहीं भी जो सुखाचार अधिनियम लागू होगा वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की जो धारा 25 और 26 हैं, और वो जिसके डेफिनेशन क्लोज में है 2F सुखाचार की जहाँ डेफिनेशन दी गई है वो लागू नहीं होंगे। मतलब जहाँ पर सुखाचार अधिनियम लागू हो रहा है वहाँ पर परिसीमा अधिनियम की धारा 25, 26 और इसकी डेफिनेशन लागू नहीं होगी। देखिए सुखाचार क्या है? सुखाचार होता है, देखिए जैसे स्वयं की संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य की भूमिका, जैसे अन्य की भूमिका किस रूप में? प्रकाश के रूप में, वायु, पानी या मार्ग आदि के लिए इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? सुखाचार कहलाता है। अब मतलब किसी अन्य की भूमिका अपने उपभोग के लिए सुख प्राप्त करना क्या है? सुखाचार है। देखिए अब इसकी जो धारा 25 है वो क्या कहती है, इसका क्लोज 1 पढ़ते हैं। देखिए बैरेक की लैंग्वेज से, जहाँ की किसी निर्माण के उपभोग के साथ साथ उसमें या उसके लिए प्रकाश या वायु के प्रवेश और उपयोग का उपभोग सुखाचार के तौर पर और साधिकार बिना किसी विघ्न के और 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक किया गया हो। और दूसरी बात, तथा जहाँ के किसी मार्ग का या जल सरणी का या किसी जल के उपयोग का अथवा किसी अन्य सुखाचार का, चाहे वो सुखाचार कैसा हो, या वो सुखाचार सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उपभोग ऐसे किसी व्यक्ति ने जो सुखाचार के तौर पर साधिकार उस पर हक रखने का दावा करता हो, विघ्न के बिना और 20 वर्ष शांतिपूर्वक तथा खुले तौर पर किया हो, वहाँ प्रकाश या वायु के ऐसे प्रवेश और उपभोग का या ऐसे मार्ग, जल सरणी, जल के उपयोग अथवा अन्य सुखाचार का अधिकार आत्यंतिक और अजेय हो जाएगा। देखिए क्या कहता है धारा 25 क्या कहती है कि इसकी पहली बात करता है ये निर्माण की, और दूसरी बात करता है मार्ग, जल सरणी व अन्य की। देखिए निर्माण के बारे में क्या? हवा और प्रकाश का। देखिए इसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं x और y, दो भूमि हैं। तो x की भूमि में से जो खिड़की निकल रही है वो निकल रही है y के मकान की तरफ। तो उसे इससे क्या मिल रहा है? इस खिड़की से उसे हवा और प्रकाश मिल रहा है, और उसका वो 20 वर्ष तक उपभोग कर रहा है। वो 20 वर्ष तक कैसे कर रहा है? वो सुखाचार के तौर पर कर रहा है, बिना विघ्न के कर रहा है, साधिकार कर रहा है और शांतिपूर्वक कर रहा है। ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है तो वो सुखाचार का उपयोग कर रहा है, और इन सारी शर्तों का उपयोग को पूरी कर रहा है तो वो उसका जो अधिकार है वो आत्यंतिक और अजेय हो जाएगा। आगे देखिए इसका जो 2 पार्ट है, 2 बातें कर रहा है। इसका क्लोज 1 जो है दूसरी बात कर रहा है मार्ग की, जल सरणी की और अन्य की। देखिए इसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं। ए का खेत है, उस खेत में से इधर बी का खेत है, उस एक ही खेत में से बी के खेत का रास्ता जा रहा है,
और इधर के ये जल सरणी है, इधर से उसका वो बी के खेत में से पानी भी ले रहा है, इधर नहर है उसमें से, और इधर एक कुआं है, उसका वो यूज़ कर रहा है अन्य कामों के लिए। और किन किन देखिए, बिना विघ्न के कर रहा है, शांतिपूर्ण कर रहा है, सुखाचार के तौर पर में रूप में कर रहा है, साधिकार कर रहा है और खुले तौर पर कर रहा है। इसमें एक बात एक्स्ट्रा है, जो इसकी पहली बात जो निर्माण वाली थी उसमें नहीं थी, खुले तौर पर कर रहा है, इन सारी शर्तों को पूरी कर रहा है, तो सुखाचार आत्यंतिक व अजेय हो जाएगा। देखिए इससे क्या क्या शर्तें सामने आती हैं धारा 25 को पढ़ने से, कि जो दावाकृत अधिकार है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? सुखाचार के रूप में किया जाना चाहिए, और उसका जो उपयोग है वो बिना किसी सहमति के और खुले तौर पर होना चाहिए, और ऐसे अधिकार का उपयोग शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना रुकावट के होना चाहिए, 20 वर्षों तक होना चाहिए। ये बातें सामने आती हैं इसको पढ़ने से। अब देखिए हम पढ़ते हैं इसका क्लोज 2। देखिए क्लोज 2 क्या कहता है? क्लोज 2 कहता है 20 वर्ष की उक्त कालावधि में से हर एक ऐसी कालावधि मानी जाएगी जिसका अंत उस वाद के संस्थित किए जाने के अव्यवहित पूर्व के 2 वर्षों के भीतर हुआ हो, जिसमें वह दावा जिससे ऐसी कालावधि संबंधित है प्रतिवादित किया जाता है। देखिए इसका जो क्लोज 2 है वो कहता है कि जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं उपधारा 1 वाली, और उसका अधिकार पूर्ण और अजेय हो गया है, तो इसी धारा की उपधारा 1 में है कि उपभोग की अवधि जब 20 वर्ष है वो पूरी हो गई, उसके बाद 2 वर्ष के भीतर भीतर उसे घोषणा करवानी होगी अपने अधिकार की, कि वो उसका सुखाचार के रूप में उपयोग करता आ रहा है 20 वर्षों से। ये कहता है इसका क्लोज 2। देखिए इस क्लोज 2 को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल है कि एक्स है, वो 20 वर्षों से इसका सुखाचार का उपभोग करता आ रहा है, उसका 20 वर्ष पूरे हो गए। देखिए जैसे 3/5/2018 को, तो उसे अपने इस राइट को डिक्लेयर करवाने के लिए, इसकी घोषणा करवाने के लिए अपने अधिकार की, उसे 2 वर्ष के भीतर, 20 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद 2 वर्ष के भीतर यानी 3/5/2020 तक सूट फाइल करना होगा अपने अधिकार की घोषणा करवाने के लिए। ये कहता है धारा 25 का क्लोज 2 करता है कि विघ्न क्या है, ये बताता है इसका एक्सप्लेनेशन, कि कोई व्यक्ति जो सुखाचार का उपभोग कर रहा है और उससे कोई भिन्न व्यक्ति, वह स्वयं नहीं, उससे भिन्न व्यक्ति के द्वारा इसमें वो कब्जा है या उसका उपभोग कर रहा है, तो उसमें वास्तविक विच्छेद कर देता है। और वो वास्तविक विच्छेद किस समय तक का? वो 1 ईयर तक का होना चाहिए, कम से कम 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने है तो वो विघ्न नहीं माना जाएगा, और वह व्यक्ति जो सुखाचार का उपभोग कर रहा है वो उसे सहन कर रहा है, तो उसे विघ्न माना जाएगा। देखिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो काफ़ी टाइम से कार खड़ी करता आ रहा है, 15 सालों तक मान लीजिए वो कार खड़ी करता आ रहा है। फिर बीच में क्या होता है, एक सी नामक व्यक्ति आ जाता है और वो भी अपनी कार पार्किंग करने लग जाता है वहाँ पे, और वो करता है मान लीजिए 6 महीने तक, 6 महीने तक उसने कार पार्किंग की वहाँ पे, सी ने भी, और फिर वो सुखाचार का दावा करता है, तो उसका सुखाचार का दावा नहीं माना जाएगा और उसे वास्तविक विच्छेद के अर्थ में विघ्न भी नहीं माना जाएगा। 1 साल से कम है अगर वास्तविक विच्छेद, तो वो विघ्न नहीं माना जाएगा। ये कहता है धारा 25 का स्पष्टीकरण। तो फ्रेंड्स ये थी धारा 25, जिसमें कि 3 क्लोज हैं और एक स्पष्टीकरण है, थोड़ी सी टिपिकल है धारा, पर फिर भी मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। धारा 26 जो कि
कब्जे द्वारा स्वामित्व के अर्जन के बारे में बात करती हैं। देखिए धारा 26 क्या है। धारा 26 है अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। जो धारा 26 है वो किसी आजीवन हित के जो उत्तरभोगी है उसको चिरभोग के द्वारा ऐसे हित के विरुद्ध सुखाचार के अधिकार के अर्जन के दावे के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए उपबंधित है। मतलब इसमें जो ये उत्तरभोगी है, रिवर्जनर है, इसके अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात की गई है, इसे सुरक्षा प्रदान की गई है रिवर्जनर को। देखिए पहले हम समझते हैं, इसमें 2 वर्ड आए। देखिए अनुसेवी संपत्ति यानी सर्विएंट हेरिटेज, और दूसरा उत्तरभोगी यानी रिवर्जनर। देखिए हम सब पहले समझते हैं उत्तरभोगी क्या है, रिवर्जनर क्या है। इसे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। ए नामक व्यक्ति है और एक बी नामक व्यक्ति है। ए नामक व्यक्ति के पास में एक प्लॉट है, उसने अपने प्लॉट को बी नामक व्यक्ति को लीज पर दे दिया। मान लीजिए उसने 10 साल के लिए लीज पर दे दिया, और ए है उसका एक सन है वाई। तो जब उसने 10 वर्ष के लिए लीज पे दिया और 10 वर्ष पहले ए की डेथ हो जाती है, तो जब 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो वो जो प्लॉट है वो कहाँ जाएगा वापस, क्योंकि ए की तो डेथ हो चुकी है। तो वो जो ए का सन है वाई, ए का बेटा है, वो क्या है, रिवर्जनर, उत्तरभोगी, तो उसके पास वो संपत्ति जाएगी। ये है रिवर्जनर। अब देखिए हम समझते हैं सर्विएंट हेरिटेज ये क्या है। इसके लिए जो इजमेंट एक्ट 1882 है, इसका सेक्शन 4 को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान देखिए एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं। एक्स का होम है, उसके जस्ट पास में वाई का प्लॉट है, और वाई है एक एक्स के पास एक कार है, वो अपने होम में पार्क नहीं करता है, वो वाई के प्लॉट में पार्क करता है उसे, और बिना विघ्न के, बिना किसी की शांतिपूर्वक वो काफ़ी टाइम से रखता आ रहा है उसे। मान लीजिए 20 सालों तक रखता आ रहा है उसे। तो ये जो एक एक्स का होम है और एक वाई का प्लॉट है, तो वाई का प्लॉट तो क्या हो गया, सर्विएंट हेरिटेज हो गया। वो तो क्या सेवा दे रहा है, उसमें तो एक्स जो है अपनी कार पार्क कर रहा है, वो एक्स को सेवा दे रहा है कार पार्क करने के लिए, तो ये सर्विएंट हेरिटेज, सर्विएंट यानी सेवा, तो उसका एन्जॉयमेंट कर रहा है वो वाई के प्लॉट का। और जो एक्स का होम है ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट हेरिटेज हो गया, इसका ये हितताई उपभोग हो गया। तो ये हो गई अधिष्ठायी संपत्ति। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप ये उत्तरभोगी क्या है और अनुसेवी संपत्ति क्या है। देखिए आगे धारा 26 क्या कहती है, पढ़ते हैं पेरेंट की लैंग्वेज से। जहाँ की कोई भूमि या जल जिसमें जिसके ऊपर या जिससे कोई सुखाचार उपभुक्त या व्युत्पन्न किया गया हो, किसी आजीवन हित के अधीन या आधार पर, या इतनी अवधि पर्यंत जो उसके अनुदत्त किए जाने के 3 वर्ष से अधिक हो, धारित रहा हो, वहाँ ऐसे सुखाचार का उपभोग जितने समय तक ऐसे हित या अवधि के चालू रहने के दौरान हुआ हो, उतना समय 20 वर्ष की कालावधि की संगणना में उस दशा में अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसमें उस पर के दावे का प्रतिरोध ऐसे हित या अवधि पर्यवसान के अव्यवहित पश्चात 3 वर्ष के अंदर ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो ऐसे पर्यवसान पर उक्त भूमि या जल का हकदार हो। ये क्या कहती है, ये धारा किसी आजीवन हित पर उत्पन्न या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुदत्त किसी भूमि या जल के उपयोग के या उपभोग के सुखाचार के अधिकार को चिरभोग द्वारा अर्जित किए जाने के दावे का विरोध, जो आजीवन हित के जो उत्तरभोगी द्वारा किए जाने के लिए है, वह जो 20 वर्ष की जो अवधि है, 20 वर्ष का जो लिमिटेशन पीरियड है, में उस अवधि को अपवर्जित करती है। कौन सी अवधि को अपवर्जित करती है,
जिस अवधि में ऐसे सुखाचार का उपयोग या उपभोग किया जाता रहा है। किंतु ये जो रिवर्जनर है, उत्तरभोगी है, इसके लिए क्या आवश्यक है? देखिए, उसके लिए दावे का विरोध आजीवन हित या उस अनुदान के अंतर्गत की जो अवधि है की समाप्ति के बाद से 3 वर्ष के अंदर करे। देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, ए का एक प्लॉट है, उसने बी को वो प्लॉट दे दिया आजीवन हित के लिए या 3 वर्ष से अधिक के लिए दे दिया। ए का एक पुत्र है एक्स, वो क्या है? रिवर्जनर हो गया, वो उत्तरभोगी हो गया, और फिर उसने उसको आजीवन हित के लिए दे दिया। अब वो उसका कुछ ज़्यादा उपभोग नहीं कर रहा है। मान लीजिए उसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए वो उसका ए के प्लॉट का ज़्यादा उपभोग नहीं कर रहा है। और यहाँ बीच में ही कौन आ गया? सी आ गया। अब एक ही उसने इसको ये प्रॉपर्टी दी, मान लीजिए 1/5/2005 यानी 1 मई 2005 को दी आजीवन हित के लिए या 3 वर्ष से अधिक के लिए। अब ये जो बी है, इसकी डेथ हो जाती है 1/5/2030 में, यानी 1 मई 2030 को मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, और एक ही डेथ हो जाती है 2020 में। एक ही डेथ कब होती है? 2020 में। ये जो सी है ये कब आया? ये आया 1 मई 2006 में, 1 मई 2006 में आया। और फिर ये जो सी, ये 2026 में ये सूट फाइल करता है कि इस प्लॉट का मैं 20 वर्षों से उपभोग कर रहा हूँ और ये इस पर मैं सुखाचार रखता हूँ। ये मेरा वो डिक्लेरेशन ये डिग्री के लिए सूट फाइल कर देता है, मान लीजिए। लेकिन उस पे तो पहले ही आजीवन हित दिया हुआ है, तो वो उसके 20 वर्ष कंप्लीट कहाँ से होंगे? 2030 तक तो बी ही जिंदा है, तो उसके तो जो 20 वर्ष हैं वो 2050 में होंगे, 2030 के बाद स्टार्ट होंगे। वो 20 वर्ष उसके 2050 में होंगे, वो तो 30 के बाद से उसकी अवधि स्टार्ट होगी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपको नहीं, ये संपत्ति तो ये जो प्लॉट है ये तो ए के पुत्र एक्स को मिलेगा, उसके उत्तरभोगी को मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो रिवर्जनर है उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वो कब? जब अवधि की समाप्ति के बाद से जो 3 वर्ष के अंदर। तो उसमें ये जो उसको जो कोई भी संपत्ति किसी को दी जाती है वो या तो आजीवन हित या 3 वर्ष से अधिक के लिए होगी, 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए लागू नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की धारा के साथ। थैंक यू।